नमस्कार, हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको जॉइनिंग टाइम रूल्स 1981 के बारे में बता रहा हूं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जॉइनिंग टाइम रूल्स 1981 के नियम नंबर 1 से नियम नंबर 5 पढ़ चुके हैं। आज आगे के नियमों को हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं सारे नियमों की एक समरी भी आपको बता दूंगा। आगे बढ़ने से पूर्व मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि हिंदी यूनिवर्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग जिन्होंने पूर्व में सब्सक्राइब कर लिया है वो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और जो इस चैनल पर नए पधारे हैं, नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज उनको समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। और सभी वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को लाभ हो सके। कार्य ग्रहण काल का जो समय है उस काल को कर्तव्य माना गया है। जो अवधि रहती है कार्य ग्रहण काल की उसको कर्तव्य माना गया है। जो RSR का नियम है 7 उपनियम 8 उसमें इसको कर्तव्य माना गया है कार्य ग्रहण काल को, और इसीलिए इसमें कर्मचारी को वेतन दिया जाता है कार्य ग्रहण काल के लिए। और यूं कहे कि इन कर्मचारियों को कार्य ग्रहण काल के लिए वेतन देते हैं, इसलिए इसको कर्तव्य मानते हैं। यहाँ हर नियम के संबंध में मैंने कीवर्ड लिखे हैं। आपको हर नियमों के संबंध में एक एक कीवर्ड लेके याद रखना चाहिए ताकि आसानी से याद हो सके। नियम 6 में उपार्जित अवकाशों की सुगंध आती है। कैसे कि कर्मचारी को जैसे 10 दिन का कार्य ग्रहण काल मिला, 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन या 4 दिन, जो भी कार्य ग्रहण काल मिला हुआ है कर्मचारी को, और कर्मचारी ने ये कार्यभार ग्रहण जो मिला है उसको पहले ही उन्होंने जैसे 10 दिन मिला और 2 दिन बाद में जाकर उसने कार्य ग्रहण कर लिया, ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग ले ली, तो 2 दिन के बाद में यदि 10 दिन का मिला है तो उसको 8 दिन बच जाते हैं। 4 दिन का मिला है तो 2 दिन बच जाते हैं। तो इसी तरह से इनमें दिन बच जाएंगे। तो इनका क्या होगा, यही इसी का बारे में नियम नंबर 6 है। तो इनके बारे में ये कहा गया है कि इनको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ देंगे किसमें, उपार्जित अवकाशों में। आपका जो उपार्जित अवकाशों का खाता है, उपार्जित अवकाश के खाते में इनको जोड़ देंगे जो बचे हुए आपके दिन है। तो नियम नंबर 6 के अनुसार बचे हुए कार्य ग्रहण काल के दिनों को, बचे हुए दिनों को उपार्जित अवकाश के खातों में जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे। ये कहता है नियम नंबर 6। और अधिकतम कितना जोड़ा जा सकता है, अधिकतम 15 दिन जोड़ सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अधिकतम 15 दिन उपार्जित अवकाश के खातों में कार्य ग्रहण काल के रूप में जो बचे हुए दिन है उनको जोड़ सकते हैं। नियम नंबर 7 में वेतन के संबंध में प्रावधान है कि कार्य ग्रहण काल में वेतन कितना दिया जाएगा। तो कार्य ग्रहण काल में वेतन पूरा दिया जाता है। कितना दिया जाता है, जितना पहले मिल रहा था ट्रांसफर से पहले उतना का उतना पूरा का पूरा वेतन दिया जाएगा। लेकिन इनमें क्या नहीं दिया जाएगा वो भी देख लो। इनमें वाहन भत्ता नहीं दिया जाता। कर्मचारी को जो वाहन भत्ता मिल रहा है वो नहीं दिया जाता, या स्थायी यात्रा भत्ता कोई मिल रहा हो, स्थायी यात्रा भत्ता उसको नहीं मिलेगा। इन 2 भत्तों को आप जरूर याद रखना। ये 2 भत्ते जो है उसको नहीं मिलेंगे, बाकी उसको वेतन पूरा मिलेगा। और कौन कौन से भत्ते मिलेंगे ये भी देख लीजिए। कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिलेगा, क्षतिपूरक भत्ता मिलेगा। क्षतिपूरक भत्ता क्या होता है, कर्मचारी की जेब से जो पैसे खर्च हो गए, किसके लिए, यात्रा के लिए या सरकारी काम कार्य के एवज में, तो उसको क्षतिपूरक भत्ता कहते हैं। जैसे यात्रा भत्ता है तो वो क्षतिपूरक भत्ता है। क्षतिपूरक भत्ते की जो परिभाषा दी गई है वो RSR में दी गई है। RSR में नियम नंबर 7(5) में इसकी परिभाषा दी गई है। तो महंगाई भत्ता मिल जाएगा, क्षतिपूरक भत्ता मिल जाएगा और मकान किराया भत्ता मिल जाएगा। मकान किराया भत्ता HRA जिसे बोलते हैं, HRA मिल जाएगा, DA मिल जाएगा
और क्षतिपूर्ति भत्ता मिल जाएगी। 3 तरह के भत्ते कर्मचारी को वेतन के साथ में मिल जाएंगे, लेकिन वाहन भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। वेतन जो पूर्व मिला था वो पूरा मिलेगा। नियम 7 में ये प्रावधान है। और नियम 7 में ये भी प्रावधान है कि कर्मचारी का जो कार्य ग्रहण काल का जो समय है वो कर्तव्य माना जाता है। और इसका प्रावधान 7(8)(2) में किया गया है। कर्मचारी को दंड कब दिया जा सकता है? और दंड का प्रावधान नियम 8 में है। यदि कर्मचारी ने कार्य ग्रहण काल पूरा होने तक ज्वाइन नहीं किया है, कार्य ग्रहण नहीं किया है, ऐसी स्थिति में वो दंड का भागी हो जाएगा। नियम 8 में यह प्रावधान है कि कर्मचारी को जैसे 10 दिन का कार्य ग्रहण काल मिला है, तो इन 10 दिन के बाद में उसको 11वें दिन कर लेना है। फिर भी यदि वह कार्य ग्रहण नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। और ये 2 तरह से है। यदि कार्य ग्रहण काल के बाद भी कर्मचारी कार्य ग्रहण नहीं करता है तो उसे सबसे पहला उसको दंड है कि उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन उसको नहीं मिलेगा, वेतन कट जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि उस समय को सेवा भंग मान लिया जाएगा और जो पूर्व की सेवा है उस पूर्व की सेवा को फोरफिट कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा और नए सिरे से उसकी सेवा शुरू होगी। पूर्व की सेवा का उसका लाभ है वो उसको नहीं मिलेगा। ये नियम 8 में प्रावधान है। ये 2 तरह के दंड से दंडित किया जाता है, उसको शास्ति दी जाती है। और इस तरह से जो दंड दिया जाता है उसको वेतन नहीं देना और सेवा भंग करके पूर्व की सेवा को जब्त कर लेना। तो ऐसी स्थिति में जितने दिन उसने अधिक लिए हैं कार्यभार ग्रहण से, जैसे 5 दिन लिए हो, 7 दिन लिए हो, 8 दिन, जितने भी अधिक दिन लिए, उस स्थिति में कर्मचारी को रियायत कैसे मिल सकती है? इसका प्रावधान भी है कि कर्मचारी जितने भी उसने दिन लिए उनको असाधारण अवकाशों में बदला सकता है। यदि वह असाधारण अवकाशों में उनको बदला लेता है, परिवर्तित करवा लेता है, रूपांतरित करवा लेता है, तो उसकी जो सेवा भंग है वो सेवा भंग नहीं माना जाएगी। पूर्व की सेवा है वो फोरफिट नहीं की जाएगी, जब्त नहीं की जाएगी। और असाधारण अवकाश के बारे में हमने पूर्व में पढ़ा था RSR नियम 96 में, उसमें वेतन वैसे ही नहीं मिलता है। एक उपचार तो ये प्राप्त है। दूसरा ये है कि वो कार्य ग्रहण काल में वर्दी करवा ले। कार्य ग्रहण काल में वर्दी भी करवा सकता है। जितने दिन वो बाद में आया है उतने दिनों की कार्य ग्रहण काल में वर्दी करवा सकता है। तो कार्य ग्रहण काल की वर्दी के संबंध में हमने नियम 5 उपनियम 5 में पढ़ा था। और इसमें 30 दिनों तक तो पावर किसको है? विभागाध्यक्ष को है। और 30 दिनों से अधिक किसको है? 30 दिनों से अधिक प्रशासनिक विभाग को है। तो सक्षम अधिकारी जो होगा, चाहे वो असाधारण अवकाश के रूप में बदलने के लिए या कार्य ग्रहण काल की वर्दी करने के लिए जो सक्षम अधिकारी होगा वो विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक विभाग ही होगा। इन 2 के अलावा कोई जो है उसके नहीं तो कार्य ग्रहण काल में वर्दी कर सकता है और नहीं कोई असाधारण अवकाश में उनको बदल सकता है उन दिनों को। ये प्रावधान है नियम 8 में। फिर नियम 9 से 10 तक कोई विशेष नहीं है। नियम 9 में शीतलता के संबंध में है। शीतलता का मतलब है कि यदि कोई नियम किसी विशिष्ट मामले में छूट देना चाहे इन नियमों में तो छूट दी जा सकती है। और ये जो छूट दी जाएगी यह वित्त विभाग की अनुमति से दी जाएगी। वित्त विभाग की अनुमति से दी जाएगी, अन्यथा नहीं। वित्त विभाग की अनुमति से छूट दी जाएगी, वो भी किसी विशिष्ट मामले में, विशिष्ट परिस्थितियों में, कोई विशिष्ट कारण हो तो। ये नियम 9 में प्रावधान है। तो शीतलता का प्रावधान दिया गया है। सरकार को शक्ति दी गई है कि वह शीतलता दे सकती है इन नियमों में, लेकिन वित्त विभाग की सहमति से देगी। फिर है नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 है जो इन नियमों के व्याख्या के संबंध में है कि व्याख्या के संबंध में कोई संदेह हो जाए, कोई इनके इंटरप्रिटेशन में, इनका अर्थ लगाने में यदि कोई संदेह हो, कोई कलिष्ठता आ जाए, उस स्थिति में क्या होगा? तो मामला जो है वो वित्त विभाग को भेजा जाएगा और उस मामले में वित्त विभाग जो निर्णय देगा वो अंतिम निर्णय होगा। तो ऐसे मामलों में जिनमें नियमों को समझने में, अर्थ में
इंटरप्रिटेशन में यदि कोई संदेह हो तो मामला विधि विभाग को भेज दिया जाता है। फिर है नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 में निरस्त की बात की गई है। किन नियमों को? जो नियम पूर्व में बने हुए हैं, जो पूर्व में नियम बने हुए थे, कार्य ग्रहण काल के समय में जितने भी नियम हो उन सबको निरस्त कर दिया गया नियम नंबर 11 के अनुसार। ये नियम नंबर 11 में प्रावधान है। अब हम सभी नियमों को एक नज़र में देख लेते हैं। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि कर्मचारियों को एग्जाम देने वाले भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। नियम नंबर 1 में क्या है? 1 में लागू होने की तारीख है। वो तारीख क्या है? 1 अप्रैल 1981 को ये लागू हुए। और किन पर लागू हुए? स्थायी कर्मचारियों पर। जो कर्मचारी स्थायी है उन पर लागू हुए। और लागू किन पर नहीं हुए? जो संविदा पर है, जो वर्क चार्ज कर्मचारी है, जो अस्थायी कर्मचारी है, उन पर लागू नहीं होते हैं। नियम नंबर 2 में परिभाषाएं हैं। नंबर 3 में जो कर्मचारी अन्य सरकार से आते हैं उन पर यहाँ के नियम लागू होंगे, यानी कि जो नियम हम पढ़ रहे हैं वही नियम लागू होंगे। और जो कर्मचारी जाते हैं अन्य सरकार में, अन्य निकाय में, उन पर वहाँ के नियम लागू होंगे। जिस सरकार में जाते हैं, जिस संस्थान में जाते हैं, वहाँ के नियम। ये नियम नंबर कहता है कि प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी जाते हैं, जो विदेश सेवा में जो कर्मचारी जाते हैं, उनके संबंध में ये बात लागू होती है कि यहाँ आने वालों पर यहाँ के नियम लागू होते हैं। जैसे RSR है, ये नियम जो हम ज्वाइनिंग रूल्स 1981 है, यही लागू होते हैं। और जाने वालों पर वहाँ के जो नियम बने हुए वो लागू होते हैं, संबंधित संस्था के, संबंधित सरकार के। और यदि कर्मचारी के आने और जाने के संबंध में यदि कोई शर्तें तय हो गई है, उन शर्तों में लिखा हुआ है कि इस तरह से ये नियम लागू होंगे, तो वही नियम शर्तों के अनुसार लागू हो जाएंगे। नियम नंबर 4 में देयता का मतलब किन को दिया जाएगा, किस स्थिति में दिया जाएगा? तो लोक हित में ट्रांसफर होने पर ही दिया जाता है, अन्यथा नहीं। और 180 दिन से अधिक दिनों के लिए ट्रांसफर हो, यानी स्थायी ट्रांसफर हो तो ही दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता। और नियम नंबर 5 में क्या है? नियम नंबर 5 में इनकी गणना है, दिनों के कितने दिन दिए जाएंगे। तो 10 दिन दिए जाते हैं, 12 दिन दिए जाते हैं और 15 दिन दिए जाते हैं। 10 दिन कब दिए जाते हैं? 1000 किलोमीटर तक की यात्रा के मामले में, जो कि रेल के द्वारा की गई हो, तो 10 दिन। और 1001 से 2000 तक की किलोमीटर की यात्रा हो तो 12 दिन। और 2000 से अधिक हो तो कितने दिन? 15 दिन। और यदि 200 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग की यात्रा भी इनमें शामिल हो जाए तो क्या स्थिति होगी? 10 में 2 जोड़ दो और 10 में 12 में 3 जोड़ दो और 15 में कुछ नहीं जुड़ेगा, तो 12 दिन और 15 दिन और 15 दिन की स्थिति, ये स्थिति हो जाएगी। नियम 6 में जो बचे हुए दिन है कार्य ग्रहण काल के, जैसे 10 दिन मिले और उनमें से 5 दिन का उपभोग किया और बाकी के 5 बच गए, तो उपार्जित अवकाश के खातों में जुड़ जाएंगे। और वेतन कितना मिलेगा? वेतन पूरा मिलता है और कर्तव्य माना जाता है इस अवधि को। नियम 8 में दंड का प्रावधान है कि जो कर्मचारी पदभार ग्रहण काल के जो दिन मिले हुए हैं, उन दिनों के समाप्त होने के बाद में भी कार्य ग्रहण काल नहीं करता है तो उनको दंडित करने का प्रावधान है। इसमें वेतन नहीं मिलता और सेवा भंग कर दी जाती है, सेवा जब्त कर ली जाती है पूर्व की। और निरस्त केस को 11 में जो पूर्व के नियम बने हुए वो सब निरस्त माने जाएंगे, यही नियम लागू रहेंगे। और नियम 9 में शिथिलता के संबंध में है कि इन नियमों में शिथिलता दी जा सकती है और वो भी विधि विभाग की अनुमति से। तो नियम नंबर 9 और 10 में विधि विभाग का महत्व है। 1 के में 10 में विधि विभाग के में भेजा जाता है मामला और 9 में अनुमति ली जाती है। इस प्रकार हमने पदभार ग्रहण काल नियम 1981 के संपूर्ण नियमों को विस्तार से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और आपकी कोई सलाह, राय, कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हो। हम दिल से उनको स्वीकार करेंगे और उन पर अमल करेंगे। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।